यार आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसी मांगा के बारे में जिसको कि तुमने भले ही पढ़ा ना हो लेकिन नाम जरूर सुना होगा। मैं बात कर रहा हूँ कागुरावाची मांगा की, क्योंकि ये मांगा इतनी ज़्यादा स्पेशल है ना कि सिर्फ एक या फिर दो चैप्टर के साथ ही सेकंड नंबर पे आ गई थी मांगास में। और अगर तुम सोच रहे हो किस बेसिस पे, तो अपनी सेल्स के बेसिस पे। सिर्फ वन पीस के पीछे थी, जेजेके से भी आगे निकल गई थी, जबकि जेजेके कितना ज़्यादा हाइप पे चल रहा है कितने टाइम से तुम्हें पता ही है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि इस मांगा में ऐसा है क्या जो कि इतनी ज़्यादा हाइप पे गई थी और इतनी सारी सेल्स बढ़ गई थी इसकी, और वो भी इतने कम चैप्टर्स के साथ। क्या रियलिटी में ये मांगा अच्छी है भी या फिर कुछ ही टाइम के लिए हाइप थी? ये सारी चीज़ें जानेंगे आज इस वीडियो में। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। अब यार फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं, इस मांगा को जो चीज़ स्पेशल बनाती है ना, वो ना तो इसकी स्टोरी है, ना इसका प्लॉट है, ना इसके कैरेक्टर्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ स्पेशल है इस मांगा के बारे में, जो कि है द फैक्ट कि वो सेकंड नंबर पे पहुंच गई थी वन पीस के पीछे सेल्स के मामले में। जेजेके को पीछे छोड़ गया था, यही चीज़ स्पेशल बनाती है इस मांगा को। लेकिन हर किसी के माइंड में एक क्वेश्चन तो जरूर उठता होगा कि आखिर यार इसकी इतनी सारी सेल्स हुई कैसे। तो मैंने जितनी रिसर्च करी है इंटरनेट पर, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन स्टिल मैंने जितना भी देखा अपने हिसाब से ट्राई करने की कोशिश करी, सब कुछ डिटेल में जाने की कोशिश करी, तो मुझे ये पता चला है कि एक कोई रेड पे मीम वायरल हुआ था कि ये सेकंड नंबर पे पहुंच गई है, सेकंड नहीं शायद थर्ड या फोर्थ नंबर पे पहुंच गई थी सेल्स में। अब ये चीज़ झूठ थी या फिर सच थी, लेकिन रेडिट की एक पोस्ट में ऐसा लगा गया था। अब ये चीज़ लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी कि यार ऐसी कैसी मांगा है, सिर्फ एक चैप्टर आने के बाद इतनी ज़्यादा सेल्स होने लग गई थी। और इसी चीज़ ने इस मांगा को बहुत ज़्यादा बूम पे पहुंचा दिया, सेकंड नंबर पर पहुंचा दिया वन पीस के ठीक बाद। और ऐसा तब हुआ था जब इसके शायद 2 या फिर 3 चैप्टर आए थे, 2 ही चैप्टर थे आई थिंक, लेकिन आज 30 चैप्टर आ चुके हैं। और तुम रियलिटी में सच सच बताना कमेंट में मुझे कि तुमने आखिर कितने ही चैप्टर पढ़े हैं इसके, क्योंकि मैंने जितनी ये मांगा पढ़ी है सिर्फ 10 ही चैप्टर्स पढ़े हैं, भले 10 चैप्टर्स पढ़े हैं, लेकिन स्टिल मुझे इतना तो क्लियर हो गया कि यार इस मांगा में ना तो कोई स्टोरी ज़्यादा स्पेशल है, ना ही प्लॉट काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। हाँ डिफरेंट है, इंटरेस्टिंग भी है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये दोनों ही चीज़ें एवरेज है। मतलब तुम्हें बहुत ही ज़्यादा एंगेजिंग स्टोरी या फिर प्लॉट नहीं देखने को मिलेगा इसमें, एटलीस्ट मुझे तो नहीं लगा, क्योंकि जब मैंने काइजू नंबर 8 मांगा पढ़ी थी तो यार उससे तो मैं पढ़ता ही चला गया था। इस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था, लेकिन इस मांगा को मैंने पढ़ना शुरू किया सिर्फ 5 चैप्टर के बाद मुझे बोरियत आने लगी। लेकिन स्टिल मैंने सोचा 5 चैप्टर से थोड़ी जज कर सकता हूँ इस मांगा को, तो मैंने 5 चैप्टर्स और पढ़े, लेकिन स्टिल मेरा इतना खास इंटरेस्ट नहीं बना इस मांगा में। हाँ इतनी भी बुरी नहीं थी, एवरेज मांगा थी, अगर तुम्हारे पास खाली टाइम है तो तुम पढ़ सकते हो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एंगेजिंग मांगा तो नहीं थी। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इसके प्लॉट की बात करें तो इसकी स्टोरी बेस्ड है एक लड़के पे, उसके डैड पे, और उसका डैड जो काम करता है स्वॉर्ड्स को बनाने का, उस चीज़ पे बेस्ड है। इस सीरीज़ के वर्ल्ड में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक सॉर्सरर्स होते हैं और दूसरे सॉर्सरर्स ही होते हैं। मतलब 2 टाइप के सॉर्सरर्स होते हैं, एक तो वेपन का यूज़ करके जादू दिखाते हैं, सॉर्सरर्स मतलब जादूगर ही होते हैं एक तरीके के, और दूसरे जो कि बिना वेपन्स के भी बहुत तगड़ी पावर रखते हैं, यानी किसी को भी हार्म पहुंचा सकते हैं। एंड सिर्फ इतना ही सिंपल सा प्लॉट है इस मांगा सीरीज का। और रही बात स्टोरी की, तो ये स्टोरी बेस्ड है जैसे कि मैंने बताया एक लड़के पे और उसके डैड पे। डैड को मार दिया जाता है, लेकिन जो उसका डैड था वो काफी तगड़ा, इन समझ लो टॉप लेवल पूरी कंट्री में स्वॉर्ड्समैन था, बहुत तगड़ी तगड़ी स्वॉर्ड्स बनाता था, इतनी ज्यादा पावरफुल कि लोग पागल थे उसकी स्वॉर्ड्स के पीछे। इनफैक्ट वो स्वॉर्ड्स इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उस डैड ने, यानी अपनी मेन प्रोटैगनिस्ट के डैड ने यूज करने को दी थी लोगों को, और उनसे वापस ले ली थी, क्योंकि गलत हाथों में नहीं पड़नी चाहिए, पड़ गई तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन होता क्या है, एट दी एंड गलत हाथों में पड़ी जाती हैं, उसके डैड को मार दिया जाता है, वो सारी स्वॉर्ड्स चुरा ली जाती हैं, जिनका की नंबर टोटल था 6 स्वॉर्ड्स। रियलिटी में उससे ज्यादा थी, लेकिन ऑलमोस्ट सारे लोगों को यही लगता था कि सिर्फ 6 स्वॉर्ड्स हैं। 7 स्वॉर्ड्स थी, एक स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, उन सारी स्वॉर्ड से भी ज्यादा पावरफुल थी, वो उस डैड ने किसी को भी नहीं बताया था। और इसके बाद जब वो डैड मर जाता है तो उसी स्वॉर्ड का यूज करके, जिसके के बारे में किसी को नहीं पता था, अपना मेन प्रोटैगनिस्ट यानी हीरो उन सारे किलर्स को ट्रैक करना शुरू करता है। अब छोटे मोटे किलर्स नहीं थे, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किलर्स थे, उनकी पोस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हाई थी, यानी गैंग वैंग चलाते थे तो उसमें सबसे ऊपर पोस्ट पे थे, तो उनको ढूंढना भी इतना ज़्यादा आसान नहीं था। लेकिन स्टिल अपना बंदा ट्रैक करने की कोशिश करता है और एक एक करके उन स्वॉर्ड्स को रिकवर करने की कोशिश करता है, क्योंकि रिमेंबर उसके डैड ने कहा था कि गलत हाथों में नहीं पड़नी चाहिए स्वॉर्ड्स, क्योंकि स्वॉर्ड्समैन की जिम्मेदारी होती है कि जो स्वॉर्ड वो बना रहा है उससे कोई गलत काम ना हो। तो उसी आइडियल को फॉलो कर रहा था अपना हीरो, एंड कुछ ऐसे ही स्टोरी आगे बढ़ती है एटलीस्ट अभी तक तो। और इसी मांगा सीरीज के सिर्फ 10 चैप्टर सॉरी 10 चैप्टर पढ़ने के बाद मुझे एक चीज़ तो रियलाइज हो गई कि क्या चीज़ मुझे पसंद है इस मांगा की और क्या चीज़ नहीं।
जिससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि तुम्हें ये पसंद आएगी मांगा या फिर नहीं। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो कि मुझे इस मांगा का लगा है वो है अपना मेन प्रोटैगनिस्ट, जो कि काफी ज्यादा बैडएस शो करा जाता है। और नाम बताना भूल गया यार, मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम है शिशिरो, जो कि अपनी डैड की मौत के बाद बदला लेना चाहता है, वही रिवेंज वाली स्टोरी। और इसी के साथ ही साथ जैसे कि मैंने बताया अपना मेन प्रोटैगनिस्ट काफी ज्यादा बैडएस शो करा जाता है, तो उसकी ड्राइंग्स जो हैं यानी डार्क शेड्स हो जाते हैं, थोड़े ग्रे शेड्स हो जाते हैं, शेडिंग्स भी काफ़ी अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं उसके बिहेवियर को, उसके एक्शंस को, उसके एक्सप्रेशंस को। और एक्शन से याद आया एक चीज़ जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी न लगी इस मांगा की, वो है मेन प्रोटैगनिस्ट की ही बैडएस पावर्स। आई मीन जिस तरीके से फाइट करता है ये, वो तो काफ़ी ज्यादा बैडएस है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, खून खराबा तगड़ा मामला। लेकिन जिस तरीके से उसे शो कराया रहा है एक फिश के थ्रू, वो भी एक गोल्ड फिश ब्लैक कलर की, वो मुझे पसंद नहीं आया, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है देखने में। और वो फिश वाटर से लिपटी हुई रहती है, यानी आसपास उसके वाटर रहता है, तो वो चीज़ मुझे खास पसंद नहीं आई इस मांगा में। अब हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि डीमन स्लेयर में भी वाटर वाले अटैक्स होते थे तांजीरो के स्टार्टिंग में, बाद में जाके चेंज हुए थे, इसमें भी हो सकता है ऐसा हो। और स्टार्टिंग में जो चीज़ मांगा में वहाँ पे अच्छी नहीं लग रही थी, जब तांजीरो को एनीमे में दिखाया गया था, यानी डीमन स्लेयर वाले एनीमे में, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग लग रहा था। एंड हो सकता है इसके साथ भी ऐसा हो। इसके बाद अगली चीज़ जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा ठीक लगी है इस मांगा की, वो है इसके पैनल्स। यानी पैनल्स में जिस तरीके से शो कराया जाता है ना किसी कैरेक्टर के बिहेवियर को, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक जगह पे इसका डैड जो था, यानी मेन प्रोटैगनिस्ट का डैड था, वो किस तरीके से उसकी बातों पर रिएक्ट कर रहा था, वो भी बिना टेक्स्ट बबल के, वो जैसे शो कराया जाता है एक एक करके ड्राइंग के थ्रू, वो काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा था मुझे। एंड इसकी ड्राइंग भी जो है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है चेनसो मैन मांगा से, यानी अगर तुम्हें उसकी ड्राइंग्स अच्छी लगती है, उसके एक्शन पैनल्स वो सब अच्छे लगते हैं, तो तुम्हें ये भी पसंद आएगा 100%। एंड इसके बाद अगली चीज़ जिस रीज़न की वजह से मैं इस पूरी मांगा को 10 चैप्टर्स तक भी पढ़ पाया, वो थी इसकी पेसिंग। क्योंकि पेसिंग अगर इसकी फास्ट नहीं होती तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाता भैया, 2-3 चैप्टर के बाद ही स्किप कर देता, क्योंकि स्टोरी जिस स्पीड से इसकी आगे बढ़ती है थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट बना ही रहता है। सो यस, पेसिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काइजू नंबर 8 में भी पेसिंग की वजह से ही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बन रहा था, एंगेजिंग मांगा भी बन जाती है वो, क्योंकि भैया वो दिन गए वन पीस की तरह धीरे धीरे स्टोरी आगे बढ़ने वाली मांगा अब नहीं चलती मेरे ख्याल से। अभी रिसेंट में कोई ऐसी चल रही है बताओ मुझे। इसके बाद लास्ट थिंग जो कि हर मांगा को मेरे पर्सनल ओपिनियन में बेस्ट या वर्स्ट बनाती है, वो है उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ पावर सिस्टम। और जुजुत्सु काइसेन जो कि मुझे स्टार्टिंग में ठीक ठाक ही लगता था, आगे चल के इसलिए ज़्यादा पसंद आ गया क्योंकि यार उसमें एक्सप्लेनेशन जिस हिसाब से दी जाती है कि ये कैरेक्टर ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसके साथ ऐसा हुआ था, ऐसा करके काफ़ी सारी चीज़ें रहती है ना, जैसे कि सुकुना वाइंडिंग वो यूज़ करता है, तो हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन दिया आता है कि क्यों वो उस चीज़ से बच गया। ऐसा नहीं है कि खुल्लम खुल्ला प्लॉट आर्मर चल रहा है कि यहाँ पे इसको बचाना था तो बचाना ही था। और ये मांगा भी इसमें खास अच्छा नहीं करती है, एटलीस्ट 10 चैप्टर्स तक तो ऐसा कुछ खास इसमें हुआ नहीं है, एक्सप्लेन करा नहीं गया। सो एट द एंड एज अ कंक्लूजन मेरे अकॉर्डिंग ये मांगा एवरेज ही है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं है, पढ़ने लायक है फ्री टाइम में। बाकी तुम सबका क्या ओपिनियन है इस मांगा से रिलेटेड, मुझे कमेंट से जरूर बताना। हो सकता है मैं गलत हूँ, सारे लोगों को पसंद आ रही हो, ये भी तो हो सकता है। सो लेट्स सी तुम लोगों को पसंद आ रही है कि नहीं ये मांगा, अभी भी पढ़ते हो इसके कंटिन्यूस चैप्टर्स, या फिर कभी जब भी देख लिए मांगा टाइम पास के लिए वही सब चल रहा है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड भागो।